दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना की घड़ी में आप लोग सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप कल गिर गए ये तो आज उठिए और आगे बढ़िए मित्रों। क्या कहा मैंने? अगर आप कल गिर गए हो तो आज उठिए और आगे बढ़िए। ठीक उसी तरह एग्ज़ाम के लिए भी है दोस्तों। अगर कल वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी और आगे एग्ज़ाम आने बाकी हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और सक्सेस होंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट आज का आधुनिक भारत का टॉपिक, नवीन राज्यों के उत्थान में हम बंगाल को देखेंगे। आप किसको देखेंगे दोस्तों? बंगाल को। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने इसको लगाना है। बंगाल एक ऐसा राज्य हुआ है उन दिनों जो नवीन राज्यों में आप कह सकते हो कि ये बंगाल इतना इम्पोर्टेंट है अंग्रेज़ों के लिए भी और भारतीय देश के परिदृश्य के हिसाब से। उन दिनों का बंगाल जो हुआ करता था दोस्तों, आपका पहला तो आपका बांग्लादेश हुआ करता था इसमें, फिर आपका पश्चिम बंगाल हुआ करता था दोस्तों। ठीक, फिर आपका इसमें बिहार हुआ करता था, फिर आपका दोस्तों इसमें उड़ीसा हुआ करता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ये वाला भारत का ये वाला रीजन है, यहाँ उड़ीसा, यहाँ आपका बिहार, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका ये हुआ आपका बांग्लादेश। इन ये संपूर्ण क्षेत्र को उन दिनों बंगाल बोला जाता था दोस्तों। ठीक है, बाद में मैं बंगाल का विभाजन आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों शाहजहाँ की अनुमति से 1651 में लगाई थी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1651 में लगाई थी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 1698 में अजीमुस्तान ने कंपनी को सूतानाती, यहीं पर कलकत्ता में एक जगह है सूतानाती। ठीक है दोस्तों, और कालीकाता, कालीकाता और गोविंदपुर ये तीनों की जमींदारी कंपनी को दे दिया। किसने? अजीमुस्तान, यहाँ के जो कौन थे उन दिनों सूबेदार थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इस तीनों को सूतानाती, कालिकता, गोविंदपुर, इन तीनों को ही आधुनिक कलकत्ता बोला जाता है। फिर बाद में कोलकाता बनता है इन तीनों से मिलकर के। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इस बंगाल में आखिर कुल कितने शासक पढ़ेंगे हम? 11। तो पहला शासक कौन? मुर्शिद कुली खां, सन 1717 से सन 1727। ठीक है दोस्तों, मुर्शिद कुली खां। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, थोड़ा सा इस मुर्शिद कुली खां पर हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि कौन था ये। अब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर आपका दिल्ली में कौन बैठा है? औरंगजेब। कौन बैठा है दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया ना, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। क्या बनाया? बंगाल का सूबेदार 1701 में। ठीक, और मुर्शिद कुली खां ने बिहार और उड़ीसा का बाद में ये न सिर्फ यहाँ का सूबेदार बना, बाद में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन गया था। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर कहानी तब बदलती है जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बाद में बंगाल का शासक जो मुर्शिद कुली खां था ना, ये खुद से क्या करने लग गया, खुद स्वतंत्र राज्य बनाने लग गया। अब क्या, पहले तो ये सूबेदार मुगलों के अधीन हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र कराने के पीछे लग गया दोस्तों। ठीक, वहीं आपको थोड़ा सा एक बात याद रखना है कि इसने जो पहले बंगाल की राजधानी हुआ करता था वो ढाका हुआ करती थी। कहाँ दोस्तों? ढाका। इसने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरण की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, या कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थानांतरण किया? मुर्शिद कुली खां ने। ठीक, मुर्शिद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। किस वर्ग का?
कुलीन किसान वर्ग का जनक माना जाता है इस मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी, बोले तो इसी को बोला जाता है ठेका प्रथा। ठीक है दोस्तों, इसने बंगाल में क्या कौन सी प्रथा चलाई? इजारेदारी। ठीक है, इजारेदारी प्रथा, इसी को बोला जाता है दोस्तों आपका ठेका प्रथा। कौन सी प्रथा? ठेका प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो इस कहा जाता है। और इसने कृषकों को, मतलब जो किसान थे, किसानों को इसने तकावी ऋण प्रदान किया। कौन सा ऋण? तकावी ऋण। तकावी ऋण उसे कहते हैं दोस्तों जो शर्त पर हो, मतलब शर्तों पर इसने क्या दिया? ऋण दिया। तकावी ऋण प्रदान किया इसने किसानों को। ठीक है दोस्तों, ये आपने किस पर याद रखने हैं? मुर्शिद कुली खां। इसके समय पर 3 विद्रोह हुए। मुर्शिद कुली खां के समय पे कितने विद्रोह हुए दोस्तों? 3। एक तो जिसने किया सीताराम और उदय नारायण, इन दोनों ने किया, सीताराम और उदय नारायण ने। दूसरा सुजात खां ने किया। दूसरा किसने किया दोस्तों? सुजात खां ने। और तीसरा किसने किया? नजात खां ने। तीसरा किसने किया दोस्तों? नजात खां ने विद्रोह किया। ठीक, सीताराम, उदय नारायण, सुजात खां, नजात खां, इन तीनों ने क्या किया? इसके समय में विद्रोह किए। ठीक, ये था मुर्शिद कुली खां। अंततः सन 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों आप शुजाउद्दीन, सन 1727 से सन 1739। ठीक है, ये मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद था। उन दिनों के दामाद बहुत प्यारे होते थे दोस्तों, उनको कुछ भी ना मिले लेकिन राज्य जरूर मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो सन 1733 में बिहार इसके अधीन हो गया। अब देखिएगा, इससे पहले बिहार बंगाल के अधीन नहीं था, मतलब था बंगाल का बाउंड्री लेकिन इसके अधीन नहीं आया था। तो सवाल बन सकता है कि बंगाल जब स्वतंत्र राज्य हो रहा था तो इसके अधीन कब आया? तो सन 1733 में। ठीक है दोस्तों, ये था शुजाउद्दीन। अब आप लिखेंगे टॉप हेडिंग सरफराज खां, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सरफराज खां, सरफराज खां। ठीक है दोस्तों, तो सरफराज खां पर आपको क्या याद रखना है? सन 1739 से 40 तक इनका टाइम पीरियड, मात्र 1 वर्ष तक। ये शुजाउद्दीन का पुत्र था, जो ऊपर पढ़ रहे थे आप, ये उसका क्या था दोस्तों? पुत्र था। ठीक है, अब वहीं आपको क्या याद रखना है? आलमदौला हैदर जंग इसकी उपाधि थी। आलमदौला हैदर जंग सरफराज का क्या था भाई? उपाधि थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? अलीवर्दी खां, जो इसके बाद का शासक पढ़ेंगे, इसके समय पे विद्रोह कर दिया क्योंकि वो बनना चाह रहा था। ठीक है, तो इसने विद्रोह कर दिया। लेकिन गिरिया का युद्ध, एक युद्ध आपको याद रखना है, गिरिया का युद्ध होता है सन 1740 में। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के मध्य में होता है। किसके मध्य भाई? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच होता है। और आपका सरफराज खां यहाँ मारा जाता है, अलीवर्दी खां ऊपर आ जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में। आशा करूँगा कि ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे अब। और आपको याद रखना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी का दे सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का, पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब अलीवर्दी खां आपको लगाना है इम्पोर्टेंट। अलीवर्दी खां सन 1740 से 56 तक आपका क्या बनते हैं? ये राजा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सबसे पहले तो याद रखना है, मिर्जा मोहम्मद अली खां की संज्ञा से जाना जाता है। बोले तो आप उपाधि भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मिर्जा मोहम्मद अली खां संज्ञा से जाना जाता है किसको? अलीवर्दी खां को। ठीक है दोस्तों, अब राजा बनता है तो सबसे पहले क्या करता है राजा बनने के बाद? कुछ समय के बाद, क्योंकि जो आपका उड़ीसा होता है ना दोस्तों, ये उड़ीसा दिक्कत कर लेता है इसके समय पे। तो सन 1751 में मराठा जो वो पेशवा थे रघुजी भोसले से संधि करते हैं और उड़ीसा को, किस राज्य को दोस्तों? उड़ीसा को 12 लाख वार्षिक चौथ एवं सूबा मराठों को दे देते हैं। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा को ये 12 लाख वार्षिक टैक्स पर किसको दे देते हैं? मराठों को। और कौन सी संधि कर बैठते होते हैं तब? उड़ीसा की संधि रघुजी भोसले के साथ सन
1851 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप इसी पर क्या याद रखेंगे, अब देखिए इसके समय पे आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहली आपको पढ़ा दिया है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन चरम सीमा पर था, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, स्वीडिश भी थे। तो ये क्या कर रहे थे उन दिनों, ये उनको क्या समझता था, मधुमक्खियों। तो ये यूरोपीय जो लोग थे ना, ये उनको क्या समझता था, मधुमक्खियों के समान। इसको लगाना है इम्पोर्टेंट कि अलीवर्दी खां आपका यूरोपीय लोगों को क्या मानता था, मधुमक्खियों के समान। अंततोगत्या आपका सन 1756 में अलीवर्दी खां की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ सिराज उद दौला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिराज उद दौला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि सिराज उद दौला सन 1756 से सन 1757 में क्या करते हैं, शासक बनते हैं, मात्र 1 साल के लिए दोस्तों। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आप इसको लिखेंगे अच्छे से। तो अब देखिए, जो सिराज उद दौला है ना, ये अली वर्दी खां का क्या होता है, नाती होता है। अली वर्दी खां का क्या होता है दोस्तों, नाती। ठीक, और ये मात्र 23 वर्ष में बंगाल का नवाब बन बैठता है। ठीक, अब अंग्रेजों ने इसको आदेश दिया सिराजुद्दौला कि आप बंगाल में क्या न बनाइए, दुर्ग, बोले तो किले। ये किले का निर्माण कर रहा था बंगाल में। ठीक है, अब अंग्रेजों ने आदेश दिया कि आप दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, दुर्ग का निर्माण नहीं करेंगे। इसको आ गया गुस्सा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है सिराजुद्दौला पर, कि 16 जून, कौन से जून, 16 जून सन 1756 इसने कहाँ आक्रमण कर दिया, कलकत्ता, और अंग्रेजों ने भी। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा इस कलकत्ता पर आक्रमण करने के बाद इसने अंग्रेजों को भगाया, और अंग्रेज यहाँ से थोड़ा सा आगे फुल्टा द्वीप पर क्या ले गए अंग्रेज लोग, शरण, बोले तो फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों का क्या हो गया दोस्तों, अधिकार हो गया। ठीक है, ये फुल्टा द्वीप याद रखना आप कहाँ है करके। ठीक है, फुल्टा द्वीप पर। और 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार। अब सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा, और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, 146 अंग्रेज अधिकारियों को, मतलब अंग्रेज लोगों को एक छोटे से कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, बंद। ठीक है, अब ये कमरा क्या था ना दोस्तों, देखा जाए तो 18 फुट क्या था दोस्तों लंबा, और 14 फुट और 10 इंच क्या था आपका ये चौड़ा था। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, 14 फुट क्या था लंबा, सॉरी चौड़ा था, और 18 फुट क्या था दोस्तों, लंबा था। इस कमरे में 146 अंग्रेज लोगों को क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया। अब ये घटना है 20 जून की। ठीक है, 20 जून सन 1757 की घटना है। अच्छा, जब इसने एक कमरे में इतने लोगों को बंद कर दिया ना, तो क्या हुआ, अगले दिन मात्र 23 लोग जिंदा थे। और ये सब कौन बता रहा है, मिस्टर हॉलवेज साहब बता रहे हैं। मिस्टर हॉलवेज साहब ये घटना की जानकारी दे रहे हैं, जो इस घटना में क्या थे, खुद कैद थे। 146 लोगों में ये भी क्या थे, यहाँ इस कमरे में बंद थे। इस पूरे घटना को बोला गया काल कोठरी, या इसी को ब्लैक होल त्रासदी की घटना बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में बना प्रश्न है, तो इसको लगाना आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है कि काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको आइए हमने पढ़ाना था कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है ना दोस्तों, तो इसको कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको 3 नाम याद रखना है। एक तो घसीटी बेगम का नाम याद रखना है। कौन सा बेगम, घसीटी। दूसरा शौकत जंग,
तीसरा मीर जाफर, एक घसीटी बेगम, एक शौकत जंग, एक मीर जाफर। जो घसीटी बेगम थी ना, इसको इसने बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। किसको? घसीटी बेगम को। और शौकत जंग को मनिहारी का युद्ध हुआ सन 1756 में। मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को क्या किया भाई? इसने पराजय किया। क्या किया? पराजय किया। ठीक है दोस्तों। और बचा मीर जाफर। मीर जाफर को इसने क्या किया? अपने सेना का सेनापति बनाया। किसे? मीर जाफर को। ठीक है दोस्तों। लेकिन मीर जाफर बहुत चालू आदमी होता है, कुछ समय के बाद रंग दिखाने लग जाएगा। अब आप लिखेंगे प्लासी का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। इस सिराजुद्दौला पर सारे पॉइंट जो भी आ रहे हैं आज इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये घटना होती है 23 जून सन 1757 की। ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का मैदान कहाँ है? बंगाल में। ठीक है दोस्तों। अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। अब आपको क्या याद रखना है? प्लासी का युद्ध टॉप हेडिंग लिखना है दोस्तों। आपने इसको 2 एरो देने हैं। एक साइड तो अंग्रेज होंगे, एक साइड कौन होंगे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों। तो जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था वो उन दिनों क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? क्लाइव। क्लाइव यहीं से हाईलाइट में आता है। क्लाइव यहीं से कहाँ आता है दोस्तों? हाईलाइट में। और सिराजुद्दौला की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा होता है? असल में नेतृत्व इसका सेनापति मीर जाफर कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है दोस्तों? मीर जाफर। अब इसके साथ साथ में 2 सिपाही भी कहीं ना कहीं बहुत मूर्धन्य थे। एक तो मोहनलाल, एक मीर मदान। ये मोहनलाल और मीर मदान ना दोस्तों सिराजुद्दौला के जो ये युद्ध कर रहे थे ना, इस पर इतने अच्छे से लड़ते हैं ना, मतलब अपना पूरा मनोभाव मनोदशा, मतलब पूरा समय दे करके, ये नहीं कि कोई छल कपट से नहीं। और ये दोनों इतने अच्छे से लड़े कि अंततः ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? वीर गति हो गई अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। तो मीर जाफर बस क्या बन के रह गया यहाँ? मूर्त बन करके। ठीक है। मतलब एक मूर्त बना, बस एक क्या बना? ये मूर्त। तो आप मूर्ति या मूर्ति कह सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि इसने ना कोई बाण चलाए ना कोई हथियार चलाए। तो असल में जो सिराजुद्दौला हारा ना दोस्तों, ये मीर जाफर के कारण हारा, क्योंकि इसने कुछ भी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि ये किससे मिला था? अंग्रेजों से मिला था। और इसी के कारण एक षड्यंत्र में सिराजुद्दौला यहाँ मारा जाता है। ठीक है दोस्तों। तब मारा जाता है सिराजुद्दौला, नहीं तो नहीं मारा जाता, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था मीर जाफर को कि हम क्या करेंगे? आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था दोस्तों। बंगाल की सेना का नेतृत्व राजद्रोही थे। मैंने बोला ना, जो बंगाल का नवाब का जो सेनापति था वो कैसा था? राजद्रोह था दोस्तों। क्या था? राजद्रोह। ठीक है। तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। इन्होंने युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। ठीक है दोस्तों। इसने युद्ध में क्या नहीं किया? कोई भी भूमिका नहीं निभाई। ठीक। अब आपको याद रखना है, मैंने बोल दिया कि आपको एक षड्यंत्र में 28 जून सन 1757 को इससे पहले ही, मतलब सन एक षड्यंत्र में तो क्या हो गया कि मीर जाफर मारा गया, सॉरी सिराजुद्दौला मारा गया। लेकिन अंग्रेजों ने अंततः 28 जून सन 1757 को मीर जाफर को कहाँ का नवाब बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया दोस्तों। कहाँ का नवाब बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए दोस्तों, अगर लेक्चर लंबा होगा तो आप कुछ चीज़ें सीखोगे। अब लेक्चर छोटे होते हैं तो उसमें आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है। मैं सोचता हूँ कि लेक्चर छोटी हो, लेकिन क्या करूँ, कुछ जानकारी ऐसी होती है कि जो आपको बतानी जरूरी होती है। ठीक है। मीर जाफर सन 1757 से 60 तक आपका मीर जाफर नवाब बन गया अब बंगाल का। लेकिन किसके नेतृत्व में? अंग्रेजों के नेतृत्व में। अब किंग मेकर के रूप में अब कौन आने वाले? देखिए, किंग मेकर के रूप में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ने ही तो इसे बनाया है बंगाल का नवाब। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कि किसके समय में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर के रूप में आई थी? तो वो आए थे आपका दोस्तों मीर जाफर के समय पे। ठीक है दोस्तों। बंगाल के नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने 24 परगना
24 परगनों की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कुछ क्या दिए, पुरस्कार दिए। क्या दिए दोस्तों, पुरस्कार दिए। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि 24 परगना की क्या दे दी, कंपनी को जमींदारी दे दी कि आप लोग यहाँ क्या करो, अब यहाँ की जो राजस्व चाहे टैक्स जो भी आ रहा है तो आप लोग उसका क्या करो, दोहन करो। ठीक है, तो क्या हुआ कि असल में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में मीर जाफर परेशान होने लग गया। तो इसने क्या किया, सन 1760 में मतलब 1760 में मीर जाफर ने अपना पद त्याग करके अपने दामाद मीर कासिम को सिंहासन दे दिया। किसको दे दिया, मीर कासिम को। ठीक है दोस्तों, तब हम पढ़ेंगे अब मीर कासिम इम्पोर्टेंट। सन 1760 से सन 1763 एग्जाम में कहीं से भी आए सवाल आपको तैयार रहने हैं, लेकिन बंगाल से तो हर हालत में सवाल आते हैं भाई। ठीक है, तो मीर कासिम ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले तो इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से, कहां से, मुर्शिदाबाद से राजधानी इसने परिवर्तन करके मुंगेर लाया। कहां लाया, मुंगेर। अब देखिएगा, इससे पहले मुर्शिदाबाद से भी राजधानी कहां थी, इससे पहले ढाका थी। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली कहां लाया, मुंगेर कौन लाया दोस्तों, मीर कासिम लाया। कौन लाया, मीर कासिम। ये सवाल बनता है। हाँ ठीक, इसने क्या किया, जो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे, जो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे उसको रोकने का काम किया। क्या किया, इसने रोकने का प्रयास किया दोस्तों। ठीक है, किसने, मीर कासिम ने। और इसने अपने जो सेना थे ना, इसने सैनिकों की भर्ती की, सैनिकों की क्या की, भर्ती की। ठीक है, और इस जो सैनिक भर्ती किया ना इसने उन सैनिकों को यूरोपीय ढंग से क्या किया, तैयार किया। किस ढंग से तैयार किया, यूरोपीय ढंग से तैयार किया। और इसने क्या किया ना कि जो बंगाल है ना, बंगाल में जो आंतरिक जो बंगाल के अंदरूनी किनारों में जो टैक्स अंग्रेज लोग वसूल ले उसको क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया कि आप लोग अब टैक्स नहीं वसूलेंगे। ठीक है, और अब देखिए, अब अंग्रेज लोग इससे परेशान हो गए। किससे, मीर कासिम से। क्यों, क्योंकि बंगाल को एक सुदृश्य बनाने के पीछे काम कर रहा था मीर कासिम। अब अंग्रेजों को ये रास नहीं आया। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है, हटा देते हैं। अब एक बात थोड़ा सा याद रखना, कहीं ना कहीं भारत गुलाम इसलिए भी हुआ था ना, क्योंकि जब बंगाल हो या भारत के जो राजाएं थे ना, इन्होंने क्या नहीं किया, शुरुआत में ये यूरोपीय लोगों को ये लोग हल्के में ले गए और इस तरीके से यूरोपीय वासी भारत में हावी होते चले गए और भारतीय लोगों ने सेनाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया। ठीक है, तो अंततोगत्य क्या हो गया, मीर कासिम को यहाँ से हटा दिया गया और पुनः मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, टॉप हेडिंग लिखेंगे मीर जाफर। क्या लिखेंगे दोस्तों, मीर जाफर सन 1763 से सन 1765 दोबारा बनता है। ये क्या बनता है दोस्तों, ये दोबारा राजा बनता है मीर जाफर। ठीक है, तो आपको मीर जाफर लिखना है। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली, यहाँ से उसके बाद। ठीक, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इस टाइम पीरियड में भारत में चल रहा होता है मुगल सम्राट, आपको पता होगा। ठीक, अगर नहीं सुना है आपने या टॉपिक नहीं देखी है तो उत्तर मुगल कालीन देखिएगा। तो द्वितीय शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम का त्रिगुट, मतलब इनका क्या हो गया, दोस्ती हो गया। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इनका क्या हो गया, दोस्ती हो गया। ठीक, क्योंकि इसके बाद कुछ युद्ध कराने वाला हूं मैं, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध होने वाला है 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर के मैदान में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम एक साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा होता है कौन, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है दोस्तों, हेक्टर मुनरो। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि सन 1756 में क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ अलग अलग संधियों की दोनों संधियां इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना। ये बस एडिशनल जानकारी, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूर्ण रूप से क्या करते हैं, भारत को गुलाम बनाते हैं। क्योंकि प्लासी का युद्ध एक छल कपट युद्ध था, एक षड्यंत्र था। यहाँ पर अंग्रेज लोग कोई षड्यंत्र नहीं करते हैं, दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस युद्ध में आपका अंग्रेजी सेना मीर कासिम वर्सेज, मतलब अंग्रेजी सेना हो गया मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला के बीच। ये तीन एक साथ थे। कभी भी आपको ये सवाल पूछ सकता है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों की दोस्ती बन गई यहाँ पर, और अंग्रेज लोग एक साइड, ठीक है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मैंने बता दिया था मुनरो। युद्ध प्रारंभ होता है 23 अक्टूबर 1764 को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों की विजय होती है दोस्तों, ठीक। अब जैसी अंग्रेजों की विजय होती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी इनको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। बोले तो यहाँ का पूर्ण प्रभुत्व क्या हो जाता है, आपका अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, पूरी तरह से ये अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है, ठीक है। और अवध अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गया। अब अवध भी क्या होने लग गए, अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। और अब मीर जाफर तो मीर जाफर ही था भाई, ठीक। लेकिन फिर भी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 65 के बाद, अब भला मीर जाफर वैसे भी अंग्रेजों की कठपुतली था। अब अंग्रेजों ने इसके पुत्र नजीमुद्दौला को क्या किया, संरक्षण दिया, और नजीमुद्दौला को यहाँ का क्या बनाया, शासक बनाया, ठीक है दोस्तों। आज खत्म ही करते हैं बंगाल को, ठीक है दोस्तों, कमी बचा है, 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। नजीमुद्दौला 65 से 66 एक साथ। मीर जाफर का पुत्र था। बेनिस्टॉट ने अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। किसने, बेनिस्टॉट, आपको याद रखना है। अपने संरक्षण में इसको बंगाल का नवाब घोषित किया 65 में। 50 लाख की वार्षिक पेंशन नवाब को देकर बंगाल की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। 50 लाख का पेंशन दिया वार्षिक, और कहा कि बंगाल पर हम क्या करेंगे, पूर्ण तरीके से राज करेंगे, और नजीमुद्दौला राजी हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बंगाल भी क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन आने लग गया। इसके बाद सैफ उद दौला बना 66 से 70। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा समस्त जमींदारी जितने भी यहाँ के थे, चाहे बंगाल हो दोस्तों, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, यहाँ के समस्त जितने भी जमींदारी थे, किसान जितने भी खेती बाड़ी जो भी था, वो सब के सब अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने, सैफ उद दौला, बस ये देने के लिए आया था। मुबारक उद दौला, ठीक है दोस्तों, ये मुबारक उद दौला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब होता है दोस्तों। 11 नवाब थे, ठीक है, उसमें से अंतिम नवाब कौन, मुबारक उद दौला। अपने भाई के मृत्युपरांत सन 1700 में तथाकथित नवाब मतलब सन 1770 में क्या बन गया ये नवाब, आपको याद रखना है, ठीक। 75 में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबी पद के अंत की घोषणा कर दी। हेस्टिंग साहब ने अब कोई नवाब पद नहीं है ऐसा घोषणा कर दिया। बाद में इसकी पुष्टि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट भी कर देती है, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, घोषणा कर देता है कि यहाँ कोई भी नवाब नहीं बनता है, ठीक है। जब चार्टर एक्ट आएगा 1773, 1704 में कलकत्ता में एक आपका एक कोर्ट बनेगा, फिर वो कोर्ट क्या कर देता है 75 में कोई नवाब नहीं है करके ऐसी घोषणा भी कर देता है, पुष्टि कर देता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं एलिजाबेथ इम्फे, ठीक है। मुबारक उद दौला को कैप्टन बेताल की संज्ञा प्रदान करते हैं। मुबारक उद दौला को कौन सी संज्ञा प्रदान करते हैं, बेताल की संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आपको याद रखना है, बंगाल में द्वैत शासन इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्वैत शासन का जनक लियोनियल कार्टिस को माना जाता है बंगाल में, लियोनियल कार्टिस, ठीक है दोस्तों। बंगाल में द्वैत शासन, लियोनियल कार्टिस। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम तो बंगाल में द्वैत शासन कब लगा, सन 1765 में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आखिर द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, बाद में मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। सन 1919 के एक्ट से और 1935 एक्ट से, ठीक है। इसको भी बस एक याद रखिए कि द्वैत शासन में
दो शासन, कितने शासन दोस्तों, दो शासन से इसका मतलब होता है। तो द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी एवं निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करनी थी। ठीक है, कौन से मामले, दीवानी एवं निजात, ये कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करनी, जबकि वास्तविक सत्ता कंपनी के पास थी। अब लेकिन जो भी करना था कंपनी करेगी असल में, लेकिन थोड़ा छुटपुट क्या कौन किस माध्यम से होंगे, भारतीयों के माध्यम से होंगे। मतलब आप इतना याद रखिए, द्वैध शासन का अर्थ होता है दो शासन, बस अभी के लिए इतना आप याद रखिएगा बस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर। फिर हम पढ़ेंगे मराठे या सिख धर्म पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट होगा 18वीं सदी में नवीन राज्यों के उत्थान में। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहूँगा। तो यार सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए यार। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।